नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आप कह सकते हैं मैंने नमस्कारम क्यों कहा। दरअसल आज मैं मलय प्रदेश, जिसको केरल कहते हैं, केरल के पॉलिटिक्स की बात करने जा रहा हूं। आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों 2025 के साल को अपना 100वां साल के तौर पर मना रही है। आरएसएस का विस्तार देखिए, केंद्र में सरकार है, अलग अलग जगह, पूरे देश में सब जगह पहुंच गई आरएसएस की जब बात कर रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी उसकी मातृ संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पूरे देश में 70% राज्यों में भगवा लहरा रहा है, आरएसएस का ध्वज है। और हालात ये है, इस 100वें साल पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सिकुड़ते सिकुड़ते अगर कहीं जाके सिमट गई है तो इसी मलय प्रदेश में जाके सिमटी हुई है। और ये आगे रह पाएगी यानी 2026 में, इसको लेकर संदेह खड़ा हो गया है। मतलब 100 साल पुरानी यात्रा की बात करें, 100 साल में भारतीय जनता पार्टी बढ़ते 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 आरएसएस बढ़ते बढ़ते आरएसएस की राजनीति पार्टी बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसकी बात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की सरकार है, पेरियार विजयन वहां के मुख्यमंत्री हैं केरल में। उससे पहले पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही अभेद दुर्ग हुआ करता था, त्रिपुरा में भी सीपीएम का ऐसा ही अभेद दुर्ग हुआ करता था। सीपीएम कहते हैं संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर 60-70 सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब सिमट करके सिर्फ 10 सांसदों वाली पार्टी बन गई है सीपीआईएम, या लेफ्ट की बात कर रही है 100वें साल में जब हम बात कर रहे हैं। और जब हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं, केरल में अभी स्थानीय निकायों का चुनाव हुआ है, वहां पर पहली बार आरएसएस की जब बात कर रहे हैं 100वें साल पर, वहां तिरुवनंतपुरम उसकी राजधानी है, तिरुवनंतपुरम के नगर निगम में पहली बार भगवा ध्वज लहराने वाला है। वहां के लोग ने पुरजोर वहां समर्थन दिया है। पहली बार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है और नगर निगम पर इस बार पहली बार केरल, इस मलय प्रदेश में जो लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स का गढ़ रहा है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई, लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स क्यों है वहां पर पिछले 2 बार से। इनफैक्ट जब मैं 2 बार जब कह रहा हूं तो 2020, 2015 में लेफ्ट फ्रंट जीत के आई थी, 2020 में भी लेफ्ट फ्रंट जीत के आई थी। 2 बार से लगातार वहां मुख्यमंत्री है लेफ्ट का। और उसको गिराने के लिए 2026 के चुनाव जो हो रहे हैं उसमें शिद्दत से लगी पड़ी है कौन? यूडीएफ की जब बात कर रहे हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जब निकाय चुनाव की बात कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी ने लगभग मिट्टी पलीद कर दी है लेफ्ट फ्रंट की। नगर निकाय चुनाव में भारी बहुमत से यूडीएफ को समर्थन मिला है। और इसके आधार पर कहा जा रहा है जो ट्रेंड रहा है केरल का, जो नगर निकाय का चुनाव होता है 3-4 महीने पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, और उसमें जो परिणाम आते हैं वही परिणाम जाकर के विधानसभा चुनाव में आते हैं। तो इस बार साफ लग रहा है कि 2 बार हारने के बाद, लगातार हारने के बाद, यूडीएफ, कांग्रेस पार्टी इसको कहते हैं, यूडीएफ मतलब उसके कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत सारे दल है वहां पर, जैसे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ जो सीपीएम की बात मैं कह रहा था, सीपीएम के नेतृत्व वाला वो गढ़ है, और सीपीएम है, बहुत सारे दल है। इनफैक्ट लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट में आपको पता है आश्चर्य की बात कि केरल कांग्रेस का मणि ग्रुप जो है, जिसके राज्यसभा सांसद है जोसेफ मणि, उनके नेतृत्व वाला गुट, वो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट में है। और यूडीएफ में इसी ढंग से बहुत सारे दल जो लेफ्ट ओरिएंटेड भी थोड़े बहुत हैं वो मौजूद हैं वहां। लेकिन यूडीएफ की जीत हुई है नगर निगम चुनाव में। वहां जो 1000 से ज्यादा जो पंचायत हैं, वहां जो मुखिया बने हैं, सबसे ज्यादा एलडीएफ के बने हैं, यूडीएफ के बने हैं। और कहते हैं यूडीएफ ये नगर निगम चुनाव बता दिया करते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव बता दिया करते हैं कि अंततः होने क्या वाला है, जो मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाला है केरल। तो जाहिर तौर पे जो नतीजे दिख रहे हैं, अगर यूडीएफ में, या कांग्रेस पार्टी जिसके लिए मशहूर रही, हरियाणा की कहानी है सामने, महाराष्ट्र की कहानी है कि जीत के माहौल में इतना ही ज्यादा इतराने लगती है कांग्रेस पार्टी, या फैक्शन में बढ़ जाती है कांग्रेस पार्टी, कि उसको इस जीत की परंपरा को रिपीट करना मुश्किल होता है। अगर जिस ढंग से एकजुटता के साथ उसने ये चुनाव को लड़ा है, निकाय, स्थानीय निकाय, वही हालत मौजूद रहे, तो इस बार तय है कि मार्च अप्रैल में जो नतीजे आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूडीएफ की सरकार बनने की उम्मीद बढ़ जाएगी। और इस 100वें साल पर दिसंबर में ही 1925 में जन्म हुआ था कानपुर में सीपीआई का। देश से पूरी तरह पॉलिटिकली कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचेगा मार्च अप्रैल के बाद जहां एलडीएफ की सरकार हो या कम्युनिस्ट के नेतृत्व वाली सरकार हो। तो आप समझ सकते हैं 100 साल पे एक यात्रा तय करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहां पहुंच गई। और उसी साल 1925 में जब
बलराम हेगड़ेवार ने अपने हिसाब से आरएसएस की स्थापना की थी, वो बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई। अब दोनों देश में कहते हैं दो ही कैडर बेस्ड पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की वजह से, दूसरा कहते हैं सीपीआई सीपीएम, ये लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी होती। कहते हैं इस कैडर बेस्ड पार्टी के आंखों में धूल झोंकते हुए तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसके नगर निगम में अपनी सरकार बना ली है। नगर निगम का जो नगर आयुक्त होगा, अब पहली बार केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वहां नगर निगम में जो मेयर होगा वो होगा भारतीय जनता पार्टी। कितना दिलचस्प मामला है। अब जहां बिखराव की बात हम कह रहे थे थोड़ी देर पहले, कांग्रेस पार्टी के अंदर फैक्शन बहुत ज्यादा होता है। केसी वेणुगोपाल महासचिव है पूरे देश की कांग्रेस को, देखते हैं मोटे तौर पे राजीव गांधी के बिहाफ पे। इसी केरल से बिलोंग करते हैं, इसी केरल से बिलोंग करते हैं शशि थरूर। शशि थरूर का ही संसदीय क्षेत्र है तिरुवनंतपुरम, जिसके बारे में कहा जा रहा है शशि थरूर लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ ढलते चले जा रहे हैं। और उन्होंने तिरुवनंतपुरम जो उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के बारे में कहा है कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, जब नगर निकाय की बात होती है तो बीजेपी को वोट कर जाते हैं। और इस सौम्यता के साथ शशि थरूर ने जो कहा है, ये बताता है कांग्रेस किस ढंग से फैक्शन में बटा पड़ा है। और ये फैक्शन में बटा ही हो सकता है कि एलडीएफ को एक बार फिर से जिंदा कर ले, पेरनाई विजयन की सरकार को फिर से सरकार में ले आए, तो ऐसा हो सकता है। और जहां तक सीपीएम और सीपीआई की बात कह लूं कि इस बार मुख्यमंत्री बहुत कोशिश में थे। बिल्कुल कहते हैं कि जो एक कॉन्सेप्ट है भारतीय जनता पार्टी का या फिर दीनदयाल उपाध्याय का, आरएसएस का, जिसमें वो अंत्योदय की बात कहते हैं, तो इस बार कम्युनिस्ट पार्टी ने इसी अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करना शुरू किया था कि गांव में जो सबसे बेस में बैठा व्यक्ति है उस तक कैसे चीजें पहुंचे, सरकार की योजनाएं पहुंचे। 10 साल से वहां उनकी सरकार है, उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए थे। लेकिन कहें देर आया दुरुस्त आयत वाली बात नहीं हुई, वो सब करते करते देर हो गया, वहां बातें पहुंचते पहुंचते देर हो गई और नतीजा जो आया है आप देख ही रहे हैं। तो इस लिहाज से कहते हैं बड़ा मुश्किल सा है। कहते हैं कि एलडीएफ के अंदर जो, जैसा कि हमने कहा, केरल कांग्रेस का मणिग्रुट है, उससे बात होनी शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी कहती है अब जीत के संकेत मिल रहे हैं, तुम आ जाओ यूडीएफ में। अगर केरल कांग्रेस का ये गुट चला आता है तो एक सुनिश्चित मान लीजिए एलडीएफ के किले से उनके नींव का जो ईंट है वो घिसक जाएगा, और घिसकता हुआ दिख रहा है वहां के लोगों में। और जब हम एलडीएफ और यूडीएफ की बात कर रहे हैं, यूडीएफ की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी समझिए, और सीपीएम की बात कर रहे हैं, इसकी आपसी लड़ाई में ही कांग्रेस लगातार चलता आ रहा है। कब पिछली बार ही हुआ था, कंटिन्यूटी के तौर पर वहां के लोगों ने दोबारा एलडीएफ को दिया था। मतलब 2020 में भी लोगों ने, 2021 में भी एलडीएफ को चुन लिया था, और कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर पाई थी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की अलग परेशानी। लेकिन कहते हैं इस बार बारी बारी से लोग 5 साल में सरकार बदल दिया करते थे वहां पे केरल में। 10 साल की सरकार है, इसका 15वें साल की बारी आ रही। लेकिन क्या ये सवाल है शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल के बीच में बटी है कांग्रेस पार्टी, दोबारा जो दिख रहे हैं स्थानीय निकाय के चुनाव पड़ना, वही हो पाएगा, या फिर लेफ्ट फ्रंट जो विजयन की सरकार है इस 2-3 महीने में कुछ ऐसा चमत्कार करने की स्थिति में होगी कि रिपीट कर लेगी और तीसरी बार आ जाएगी सरकार में। ये देखना बड़ा दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन इन सब के बीच बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी का अभ्युदय की बात, तो जिस ढंग से तिरुवनंतपुरम के नगर निगम में उसने जीत हासिल की है, कहते हैं एक बड़ा रिफ्ट सा है वहां के समाज के अंदर में। कहते हैं कि वहां पे बहुत सारी जगह है जहां पर ये बात हो रही थी, वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर के एक कन्फ्लिक्ट सा था ईसाई बिरादरी, और बहुत सारे ईसाई के घरों को खाली करना पड़ रहा था सुप्रीम कोर्ट का जो वक्फ वाला फैसला आया था उसके बाद से। तो वहां जड़ पे काफी लड़ाई है, धर्म के आधार पर कितनी लड़ाई है। वो द केरल स्टोरी एक फिल्म है जिसको कहते केरल फाइल के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि लव जिहाद को लेकर के वो क्या कुछ हो रहा है वहाँ केरल के समाज में। कहते हैं केरल में साक्षरता का दर 100% है, बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर रहते हैं और नर्सेज वगैरह देखते हैं, और कहते हैं रेमिटेंस बाहर से बहुत ज्यादा आता है केरल का। केरल की संपन्नता का ये भी एक बड़ा राज है। उसके अंदर ये लव जिहाद जैसी बात, धर्मांतरण की बात, उन सबको बात को परिभाषित कर दिया द केरल स्टोरी। केरल स्टोरी बहुत धूम मचाई अपने हिसाब से, लोगों को बताया। और एक ये भी एक बड़ी वजह है कि भगवा ध्वज तिरुवनंतपुरम में अगर फहर रहा है तो वहाँ के समाज के अंदर, वहाँ धार्मिक बदलाव के तौर पे, या कहते हैं जो डेमोक्रेटिक चेंज हुआ है धार्मिक तौर पे धर्मांतरण के नाम पर, उसको खुलासा करने वाली चीजें जो बाहर आई हैं, तो भगवा ध्वज लहराता दिख रहा है। क्योंकि बड़ी मुश्किल रहता है वहां पर, कहते हैं हिंदू मुन्नानी के नाम से आरएसएस वहां काम करती है, और
उसके संगठन, उनके लोगों को वहां रहना, एक्टिव रहना बड़ा मुश्किल होता है। हर चुनाव के बाद ऐसी हिंसाएं होती हैं, जो आरएसएस के बड़े नेता होते हैं, वर्कर होते हैं, उनका सफाया होता है, नृशंस हत्याएं होती हैं। ये केरल का एक इतिहास रहा है। इसलिए वो जो भी काम होता है वहां बड़ा डरे सहमे अंदाज में होता है। कहते हैं इस बार का भी चुनाव, नगर निगम का चुनाव या स्थानीय निकायों का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े गुपचुप तरीके से लड़ा। कहते हैं एक बड़ा समर्थन वर्ग तैयार हुआ है वक्फ बोर्ड की वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति ईसाइयों के बीच में। ईसाइयों ने अब मानना शुरू किया है कि भारतीय जनता पार्टी ग्राह्य हो सकता है। यही एक वजह है कि स्थानीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन समय समय करती दिख रही है। राजीव चंद्रशेखरन उसके अध्यक्ष हैं वहां पर, और उन्होंने बड़ी भारतीय जनता पार्टी को, जैसा हमने कहा कि सामाजिक विद्वेष बढ़ा है, लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं भगवाकरण को। वहां भगवाकरण की जब बात हम करते हैं, आरएसएस वर्कर वहां सांस्कृतिक चेतना के नाम पर अगर कुछ काम करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। बड़ी आबादी है मुस्लिमों की, वहां बड़ी आबादी क्रिश्चियन की। कहते हैं कि पूरा बंटवारा, जो वोटों का बंटवारा होता है, या तो जुमे की नमाज के समय कहा जाता है, या फिर रविवार को जो असेंबलिंग होता है चर्चेज में, उससे फैसला आता है और उसके आधार वहां सरकार बनती और गिरती है। यही एक वजह है यूडीएफ की सरकार वहां बनना और एलडीएफ की सरकार बनना, दोनों का रिप्लेसमेंट के आधार पर। लगातार एलडीएफ की कोशिश होती है को मना के रखे चर्च को, और उसकी कोशिश होती है खैर जुम्मा के दिन उनके प्रति सारे जो कुछ होते हैं फैसले वो फरमान आया करें, फतवा आया करें, और वो ये सब कुछ होता है अपने हिसाब से धार्मिक ध्रुवीकरण के तौर पर। मंदिरों का वहां प्रभाव, जबकि आप देख लीजिए तिरुवनंतपुरम में कितना बड़ा मंदिर है, और उन सब के बावजूद भी वो प्रभाव नहीं है वहां पर, जो कि या फिर उतना एग्रेशन नहीं है हिंदुओं में। विनम्रता के साथ पूजा पाठ में लोग उलझे रहते हैं, कोई एग्रेशन नहीं है। एक वही वजह है कि वहाँ एग्रेशन है भी काफी हद तक, तो वो कांग्रेस के वोटर के तौर पे अपने को संभाल के रखते हैं, बचा के रखते हैं। और अब जब भारतीय जनता पार्टी वहां एक विकल्प के तौर पर उभर रही है, तो एक बड़ी चुनौती के तौर पर तो उभर ही रही है। तो फिलहाल जो अप्रैल और मई के बीच में चुनाव होने वाला है, मार्च अप्रैल मई के बीच में, उसमें जो दिख रहा है अभी स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों के बाद से, कांग्रेस पार्टी फिलहाल वहां जीतती तो दिख रही है। तो कांग्रेस से मुकाबिल हो जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए जाहिर तौर पर आसान होगा, लेकिन फिर भी देखना होगा जो खाता बिल्कुल नहीं खुल पाता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का, वो इस बार खुल पाता है नहीं अप्रैल मई के चुनाव में। तिरुवनंतपुरम के चुनाव के नतीजे बताते हैं, इनफैक्ट और भी बहुत सारे राज्य हैं वहाँ पे, त्रिशूर वगैरह इलाके में जो प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी का, इससे उम्मीद की जा रही है इस बार का जो विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी दिखेगी। और अपने हिसाब से केंद्र भी उस हिसाब से लगी पड़ी है कि जिस ढंग से तमिलनाडु में एक दबाव सा ग्रुप बना रहा है, उसी ढंग से राजीव चंद्रशेखर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। शशि थरूर को मोहित करके भारतीय जनता पार्टी को लाने की कोशिश की जा रही, और अंदर खाने बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। द केरल स्टोरी को रिवर्स करने के लिए, उस फाइल को रोकने के लिए, वैसी कामों को रोकने के लिए एक सुगबुगाहट है केरल के समाज में, मलय समाज में। आखिरकार होता क्या है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कुछ भी होगा अपने हिसाब से, अपने लिहाज से हम आपको बताने की कोशिश लगातार करेंगे। फिलहाल ये उत्सव मनाने का क्षण है यूडीएफ के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, कि उसने भारी संख्या वहां जीत लाया। और एक बात और बता दूं, और एलडीएफ के लिए रोने वाली बात है, अगर वो संभलती नहीं है तो जो हर्ष होगा उनका अप्रैल में, वो दिख रहा है अभी से ही। और एक बात और बता, दिलचस्प बात, कि कांग्रेस पार्टी भी खुद को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती हुई दिखना चाहती है, क्योंकि उसके पास भी एक चंक है, मजबूत चंक है मुस्लिम वोट बैंक का, उसको नहीं गंवाना चाहती है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंक्लाइन होकर के। तो वहां जमीन पे एक ये लड़ाई है कि कौन बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाता है, आरएसएस के खिलाफ माहौल बनाता है। इसमें कांग्रेस और लेफ्ट कहीं से पीछे नहीं। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात है कि किस ढंग से लेफ्ट ने अपना हश्र कर लिया है। क्या वो अपने आखिरी किले को, जो देश में कहते हैं 100वें साल में, बचा ले जाएगी, या फिर आरएसएस का झंडा जिस ढंग से तिरुवनंतपुरम के नगर निगम पे फैलना शुरू हो गया है, पूरे केरल में फैल जाएगा, मध्य प्रदेश एक बार फिर से आगोश में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के एक वही राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का फैलाव पूरी तरफ से रुका पड़ा है अब तक। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।